Hey, what's up everyone? Welcome back to my channel Online Commerce Correction. I am रेणु बर्मन। आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया है बिजनेस इन्वायरमेंट यूनिट 1 का, जो हमने यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए मुहिम छेड़ रखी है, उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक आज हमारा है। क्या है? पेपर सेकंड का बिजनेस इन्वायरमेंट यूनिट 1 का टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? देखो रफली इसको समझ लेते हैं। इंटर और नेशनल मीन्स नेशनल के बीच में, दो या दो से ज्यादा नेशनल्स के बीच में होने वाले बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में हो रही है, अक्रॉस बॉर्डर्स हो रही है, उनको आप इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। चलिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। बिजनेस एक्टिविटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी क्या हो सकती है, वो बिजनेस एक्टिविटी उसके रिगार्डिंग भी बात करते हैं। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो अक्रॉस बॉर्डर हो रही है उसको आप बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं, एंड इसको आप ग्लोबल बिजनेस भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपके आ जाता है व्हाट इज ग्लोबल बिजनेस, तब भी मीनिंग आपका इंटरनल बिजनेस वाला ही होगा, क्योंकि इंटरनल बिजनेस का दूसरा नाम ग्लोबल बिजनेस है। ओके बेटा, अभी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए। बिजनेस एक्टिविटी अक्रॉस बॉर्डर्स। अभी कौन से बिजनेस एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं? देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, हम अपने देश में, हमें अपनी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन हम गुड्स एंड सर्विसेज का कर रहे हैं। अगर हमें अक्रॉस बॉर्डर उसको भेजना है तो वो इंटरनल एक्टिविटी, इंटरनेशनल एक्टिविटीज में आ जाएगी, अक्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज में आ जाएगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जब हम अपने देश के अपडेटेड टेक्नोलॉजी को कहीं दूसरे देश में भेजते हैं या फिर दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को अपने देश में मंगवाते हैं, देन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैनेजरियल नॉलेज, अब आपको पता है हमारी कंट्री में इतने सारे जो है एजुकेटेड पर्संस है, इतना नॉलेजेबल लोग हैं, जो अभी आपने देखा होगा जो यहाँ के लोग हैं बाहर कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो वो क्या है, आपकी मैनेजरियल नॉलेज भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी में आती है। देन कैपिटल, आप इंडिया में होके अपने कैपिटल को बाहर अक्रॉस कंट्री की कंपनी में लगाते हैं। आप क्या करते हैं, जो आपके पास कैपिटल है, अपनी कैपिटल को आप फॉरेन कंट्री की बिजनेस में लगाते हैं, तो वो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी में आता है। या फिर कोई फॉरेनर या फिर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया की कंपनी में कैपिटल लगाती है, वो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी में आता है। या फिर कोई आइडिया आप उसको देते हैं, ठीक है, अगर आप उसको कोई आइडिया देते हैं, कोई उसको एक मॉडल बना के देते हैं, वो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी में आता है। कहता है कैसे आता है? वन कंट्री टू अनदर, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये सब बिजनेस एक्टिविटीज ट्रांसफर होती हैं, उसी एक्टिविटीज को इंटरनेशनल बिजनेस बोला जाता है या फिर आपका ग्लोबल बिजनेस बोला जाता है। चलिए इससे आगे इसके स्कोप है वो कर लेते हैं हम लोग के बारे में पढ़ लेते हैं। स्कोप क्या है, कहां कहां पे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस काम आता है और किस तरीके से काम आता है, वो बात करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? देखो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देख लीजिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स मैंने अपना कोई प्रोडक्शन यहाँ पे बनाया, कोई गुड्स मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस करी है, उसको मैं दूसरी कंट्री में सेल आउट कर रही हूँ, वो दूसरी कंट्री में बेचना चाह रही हूँ, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा। एंड दूसरी कंट्री से परचेज करके उसको मैं अपनी कंट्री में बेचती हूँ, वो भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा। ठीक है, तो बट सर्विसेज क्या है? सर्विसेज देखो, आईपीआर की सर्विसेज है, आपके पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, लोगो हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। जब आप अपने लोगो को, कॉपीराइट को, पेटेंट को किसी दूसरे को बेचते हैं, दूसरे को यूज करने के लिए देते हैं, तो वो भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस में आती है। क्योंकि आप ऐसे तो नहीं देंगे, उसके बदले में कुछ रॉयल्टी, कुछ ना कुछ फीस आप लेंगे, ठीक है ना, कुछ चार्जेस लेंगे, तो ये भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस में आता है। फिर बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या? जब आप फॉरेन कंट्री की किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे प्रोडक्शन सेंटर में इन्वेस्ट करते हैं जो किसी चीज से, किसी गुड्स से रिलेटेड प्रोडक्शन कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट आप उस कंपनी में लगाते हैं, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आती है। देख लीजिए, जैसे कि कोई फॉरेन कंट्री में कोई कंपनी चल रही है जो प्रोडक्शन कर रही है किसी प्रोडक्ट की,
आपने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी और अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने से आपको क्या हुआ, उस कंपनी के ऊपर, उसके प्रोडक्शन के ऊपर आपको राइट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड द एफडी। अब जो हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या है, देखो आपको इन दोनों के मीनिंग सेम से ही लगेंगे सुनने में। लाइसेंसिंग क्या है, जब कोई फॉरेन कंट्री हमारे देश में कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रही है तो उसके रिगार्डिंग उसको वहां पे लाइसेंसिंग इशू कराना पड़ेगा, लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा। एंड उसके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एंड उसके पेटेंट्स को यूज करने, उसके ट्रेडमार्क को यूज करने के लिए, कॉपीराइट को यूज करने के लिए हमें उसको एक रॉयल्टी फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, वो आपका लाइसेंसिंग में आता है। लाइसेंसिंग एक तरीके से आपकी गुड्स लाइक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो गया, आपकी कंपनी के लिए कॉपीराइट या फिर पेटेंट यूज करने के बदले में मुझे जो लेना पड़ता है रॉयल्टी फीस, जिसके बदले में देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड द लाइसेंसिंग। अब आपका फ्रेंचाइजिंग क्या है, फॉर फ्रेंचाइजिंग रिलेटेड टू फूड चेन या फिर आपकी सर्विस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स, इनके लिए जब आपको रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है तो उसको आप बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। देखो बेटा, जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड बाहर की कंट्री का है, ठीक है, हमारे इंडिया में बिक रहा है। अब हमें मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचने के लिए, यहाँ पे बनाने के लिए उसको एक उस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी है हमने, उससे उस एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम आपके नाम से यहाँ पे प्रोडक्ट बेचेंगे, आपके जैसा ही प्रोडक्ट बेचेंगे, उसके बदले में हम उसको क्या कर रहे हैं, एक रॉयल्टी फीस यहाँ पे दे रहे हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स डिफरेंस ये है, ये आपको एक सॉफ्टवेयर के लिए, एक आईपीआर के लिए, कॉपीराइट, पेटेंट और आपके ट्रेडमार्क के लिए पे आउट करना पड़ता है, ये लाइसेंसिंग है, रॉयल्टी फीस जब आप देते हैं। एंड फ्रेंचाइजिंग आपकी फूड चेन से रिलेटेड या फिर आपकी सर्विस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल एक्स्ट्रा से रिलेटेड जब रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, जॉइंट वेंचर क्या है? अब ये जॉइंट वेंचर क्या है, जब कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी हमारे देश की कंपनी में, हमारी कंट्री में आके बिजनेस करना चाह रही है, बट हमारी गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री को अलो नहीं कर रही है हमारे देश में बिजनेस लगाने के लिए, तब फॉरेन कंट्री की बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन आता है, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में वो क्या करते हैं, वो कंपनीज जो हमारे देश में लोकल कंपनीज हैं, जो अपनी प्रोडक्शन कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो फॉरेन कंट्री डायरेक्ट तो बिजनेस नहीं लगा पाएगी, आती है उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और अपनी इन्वेस्टमेंट लोकल कंपनी में लगाती है। अभी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन किया है कि आप अपनी कंपनी मेरे यहाँ पे नहीं लगा सकते, बट गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मेरी लोकल कंपनी में नहीं लगा सकते। तो उनके पास एक जॉइंट वेंचर का ऑप्शन आ जाता है, वो क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को उस लोकल कंपनी में लगाते हैं, उस लोकल कंपनी से अपने बिजनेस को वो यहाँ पे स्टार्ट कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट वेंचर। अब हमारा, जब फॉरेन कंट्री किसी प्रोडक्ट को बनाना चाह रही है, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाना चाह रही है, बट वो अपनी कंट्री में नहीं बना पा रही, क्यों नहीं बना पा रही है, क्योंकि वहां पे जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए वो भी महंगा है, वो रॉ मटेरियल उसको वहां पे अवेलेबल नहीं हो रहा है। एंड जो वर्कर उसको चाहिए, मींस जो प्रोडक्शन करने के लिए वर्कर उसको चाहिए, वो वहां पे वर्कर कॉस्ट भी ज्यादा है, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा है, तब उसके पास ऑप्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग का। देखो बेटा ध्यान से समझिएगा, कहता है कि एक फॉरेन कंट्री अपने प्रोडक्ट को लगाना चाह रही है, बट वो उसको अपनी कंट्री में नहीं करती है, वो ऐसी कंट्री में प्रोडक्ट को बनाती है जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा है, जहां पे उसको रॉ मटेरियल इजिली मिल जाएगा, जहां पे उसको रॉ मटेरियल लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां पे उसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम पड़ेगी, वहीं पे वो प्रोडक्ट को बनाती है। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के बाद
उस प्रोडक्ट को, फिनिश्ड गुड्स को, मीन्स प्रोडक्ट बनने के बाद क्या बन गया, फिनिश्ड गुड्स को उठाती है और उसको अपनी कंट्री में सेल करती है अपने नाम से, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आया? प्रोडक्ट मैंने दूसरी कंट्री में बनाया एंड बनने के बाद उसको उठा के उसको दूसरी अपनी कंट्री में उसको मैंने बेचा है अपने नाम से, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है? ऐसे ही जैसे मुझे रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा पड़ रही थी, अब मुझे यहाँ पे लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। अगर मैं उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में बनाता हूं तो मुझे लेबर कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा पड़ती है, बट उसको इग्नोर करके, उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, वहां पे अपने प्रोडक्ट को बनने के लिए भेज दिया जहां पे उसकी लेबर कॉस्ट कम हो, जहां पे मुझे इजीली वहां पे लेबर मिल जाए, वर्कर्स मिल जाए मेरे काम को करने के लिए, मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो जब वहां पे प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने भेजा, क्यों भेजा? क्योंकि वहां पे मुझे लेबर कॉस्ट कम पड़ रही है। लेबर कॉस्ट कम की वजह से क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्ट है कम अमाउंट में, कम कॉस्ट में रेडी होगा, जिससे मैं ज्यादा कॉस्ट में बेच पाऊंगा अपनी कंट्री में ले जाके अपने नाम से, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग। ये था आपका स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल में हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि हमें अब की बार अपना यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट एंड आपका पीजीटी का पेपर मुझे पास कराना ही कराना है। जुड़े रहिए बच्चा। ओके, थैंक यू सो मच।